प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हम पाठ पढ़ रहे थे हिमालय की बेटियाँ, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। हमने पाठ में पढ़ा कि लेखक हिमालय की बेटियाँ नदियों को कह रहा है जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, और वो नदियों को बचपना बताता है जब वहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से पतली धारा निकलती है और फिर मैदानों में आकर के विशाल रूप धारण कर लेती है, और इनका उछलना कूदना लेखक नदियों का बचपना बताता है। इस तरह से और हिमालय पर्वत को लेखक बूढ़ा हिमालय बताता है, बूढ़ा आदमी बताता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि लेखक हिमालय की बेटियों का वर्णन कर रहा है इस पाठ में। तो आज हम इसका शेष जो भाग है वो पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था, अभी इससे आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, जिसको कुंभा भी कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। तो लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। ये तो दो बड़ी नदियां ही हैं। तो ये जो छोटी छोटी नदियां, एक लेखक कह रहा है कि ये सभी इन सभी बेटियों के, हिमालय की जो बेटियां हैं, इन सब के नाम भी ये आँखों के सामने नाचने लगते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। तो लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र है ना, ये हिमालय से निकलती हैं, तो उसके दिल की एक एक बूंद, यानी कि हिमालय से जो पानी निकलता है इन नदियों के रूप में बहता है, तो इन दो महानदियों का रूप देता है, और फिर ये दोनों महानदियाँ समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। और कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हाँ, सही बात है। तो ये दोनों नदियाँ फिर अंत में कहाँ मिलती हैं? जाके समुद्र में। तो लेखक कहता है कि ये समुद्र भी कितना सौभाग्यशाली है, सौभाग्य वाला है कि जिसको इन पर्वतराज की, जो हिमालय पर्वतराज है, इसकी दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। हाँ, सही बात है, जिन्होंने नदियों को मैदानों में ही देखा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ पे जाके देखते हैं तो ये छोटी होती हैं और यहाँ आकर के बड़ी बन जाती हैं। तो वहाँ जा कर के तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों नदियाँ हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर खेलती हैं। माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। हाँ, क्योंकि वहाँ तो नदियाँ बहती रहती हैं, तो जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा आकर्षण का केंद्र नहीं होती। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ भी झिझक नहीं होती। तो लेखक कहता है मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, मन को लुभा लेता है कि हिमालय को तो ससुर और समुद्र को उसका दामाद करने में भी कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा जो नदी है को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। तो लेखक कहता है कि मुझे कालिदास ने जो वर्णन किया था ना मेघदूत में बेतवा नदी का, तो नदियों को देख करके वो भी इनको सचेतन रूप मानता है, यानी कि जिसको ऐसे जैसे अपने मानते हैं ना प्राणी हैं हमारे में सांस, ऐसे नदियों को भी वो सचेतक रूप मानता है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। सही बात है। तो नदियों को हम माता कहते हैं ना, गंगा मैया बोलते हैं ना, तो हम नदियों को माता बोलते हैं। तो लेखक कहता है कि पहले तो बेटियां ही होती हैं, फिर माता बनती हैं। तो
क्योंकि जब ये छोटी होती हैं, हिमालय के पर्वत से निकलती हैं, तो बेटियां होती हैं, इनकी धारा छोटी होती है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। हाँ, नदियों, कई कवियों ने तो नदियों को बहन भी कहा है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग एक तिब्बत की जगह की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लेखक कहता है कि एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ तिब्बत में, क्योंकि नदियों का प्रेम भी हमारे मन को बहुत अच्छा करता है। तो लेखक कहता है मैं तिब्बत में, कहाँ पे, थोलिंग में वहाँ तबीयत खराब हो गई थी, ढीली थी, तो सतलुज के किनारे जाके बैठ गया। पैर पानी में डाल के बैठते हैं ना, तो चलते हुए पैर पानी में बहुत आनंद आता है। तो वो जो चल रहा था जल, उसने शरीर पर असर डाला और मन ताज़ा हो गया और मैं गुनगुनाने लगा। तो ये उसने कविता गुनगुनाई लेखक ने। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार ये नागार्जुन नदियों की विशेषताओं के बारे में इस पाठ में हमें बताता है, और बताता है कि नदियों का भी बचपन है ना। और फिर वो आगे आके बड़ी बनती हैं बेटियों के रूप में, फिर माता के रूप में, और फिर समुद्र में जाके मिलती हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये प्रश्न इसके थे लेख से। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको भेजे थे, आपने कर लिए होंगे। आज हम ये जो आगे के प्रश्न है लेख से आगे, ये 4 प्रश्न तो लेख से आगे के हैं, और ये 2 प्रश्न है अनुमान और कल्पना। तो इन 4 प्रश्नों के उत्तर और इन 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के साथ भेज रहा हूँ। और आपको ये 6 प्रश्न, आज का आपका होमवर्क है, ये 6 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। तो 4 प्रश्न ये हैं लेख से आगे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। और फिर इसके 2 प्रश्न अनुमान और कल्पना के। तो कुल ये 6 प्रश्न है। ये 6 के 6 प्रश्न आपको पक्की कॉपी में करने हैं। फिर अगले क्लास में हम इसकी भाषा की बात के ये प्रश्न करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये 5 प्रश्न हम नहीं, 6 प्रश्न, ये 6 प्रश्न है इसके, 6 और ये 7 प्रश्न है भाषा की बात के। तो 7 प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे, तब ये पाठ पूरा होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।